हरिपुर में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसकी दो बेटियां थी। एक का नाम नाज था और एक का नाम फलक था। उन तीनों का जीवन बहुत हंसी खुशी और सुकून से गुजर रहा था। रहीम एक किसान था। उसने अपने बाग में बहुत मेहनत से आम के पेड़ लगाए हुए थे। मौसम का जब भी फल आता तो वो उसे जाके मंडी में बेच आता था। रहीम के आम बहुत ही ताज़ा और मीठे होते थे। यही वजह थी कि लोग उसे बहुत पसंद करते थे। आ गए रहीमू के मीठे मीठे ताजा ताजा आम आ गए। आम ले लो आम है। सावन का महीना शुरू हो चुका था। हर तरफ तेज घने और काले सियाह बादल छा रहे थे। इधर फलक और नाज दोनों अपने पिताजी की बराबर से हेल्प करने में लगी हुई थी। बादल बहुत तेज गरज रहे थे। वो जितना हो सके जल्दी जल्दी आम की टोकरियां बना रही थी और उन्हें घर ले जा रही थी। रहीम बहुत परेशान खड़ा हुआ था। इधर फलक और नाज को कुछ ही देर हुई थी काम करते हुए कि बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश कोई मामूली बारिश ना थी। इस बारिश ने तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। पूरे गांव में सैलाबी रेला आ गया था। एक बहुत बड़ी बाढ़ जिसमें रहीम का सारा बाग उजड़ गया था। सारे आम की टोकरियां, फसलें, सारे पेड़ तबाह हो गए थे। सारे गांव में पानी ऊंचा ऊंचा घरों के बाहर जमा हो गया था। बड़े बड़े पेड़ पानी में ढेर हो गए थे। दीदी, अब हम क्या करेंगे? ये बारिश तो बहुत तूफानी सैलाब ले आई है और कुछ ही देर में ये पानी तो घर के अंदर आ जाएगा। हमारी आंखों के सामने हमारा पूरा गांव तबाह हो रहा है। तुम सही कह रही हो फलक, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमारी आंखों के सामने हमारे पिताजी की सारी मेहनत पानी में डूब चुकी है और पिताजी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इस सैलाब में गांव के बड़े बड़े घर और पेड़ दोनों तबाह हो चुके थे। बहुत से लोगों की पानी में बहने से जान भी जा चुकी थी। अब तो रहीम के घर भी पानी जमा होने लगा था। दोनों बहनें बहुत मेहनत के साथ बाल्टी भर भर के पानी निकाल रही थी, लेकिन पानी का लेवल तो बढ़ता ही जा रहा था। पानी का लेवल बहुत गहरा था। रहीम का घर पानी में डूब गया था और पानी में डूबने से रहीम की जान भी चली गई थी। फलक और नाज तेज पानी में बह गई थी। बहती बहती वो गांव से बाहर निकल के एक गहरे जंगल में आ गई थी। पानी के रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर था जिसके सहारे वो बहने से बच तो गई थी, लेकिन टकराने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। बहुत टाइम तक वो वहीं पर मंदहोश पड़ी रही। जब कुछ टाइम के बाद उनको होश आया तो फलक बोली, दीदी, हमारा घर, हमारे बाबा, हमारा गांव सब छूट गया दीदी, सब खत्म हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे दीदी? हमारा तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। फलक, मेरी प्यारी बहन, तुम फिक्र ना करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उसके बाद दोनों बहनें हिम्मत करके जंगल की तरफ चल पड़ती हैं। चलते चलते दोपहर, फिर शाम और उसके बाद रात का काला साया आसमान पर आ जाता है। दीदी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं मजीद नहीं चल सकती। थकावट से बुरा हाल है, बदन चूर चूर हो रहा है और मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है दीदी। उसके बाद दोनों बहनें जंगल में ही रात गुजारने का फैसला करती हैं और नदी के पास से सूखी लकड़ियां जमा करने लगती हैं। गीले होने की वजह से वो ठंड से कांप रही थी। वो पत्थरों में एक आग जलाती हैं और सूखी लकड़ियों का एक छपरा खड़ा कर लेती हैं। उसके बाद फलक जंगल से केलों के पत्ते तोड़ के लाती है और नाज खाने के लिए एक फल ढूंढ के लाती है। उन केलों के पत्तों से वो एक फर्श पर बिछौना बिछाती हैं और छत पर भी डाल लेती हैं ताकि वो ठंड से बच सके। तभी घनी झाड़ियों की तरफ से रात के सन्नाटे में किसी के चहल पहल की आवाज़ आने लगती है। दोनों बहनें डर के एक कोने में छुप के खड़ी हो जाती हैं। दीदी, ये किस चीज़ की आवाज़ है? मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। तभी झाड़ियों से एक बूढ़ी अम्मा फलक और नाज के सामने आके खड़ी हो जाती है। दोनों बहनें उसे बहुत अजीब तरह से देख रही थी। बेटी, ऊपर वाले के नाम पे मेरी मदद करो। मैं 3 दिन से बहुत भूखी हूँ। मुझे गांव वालों ने अब चुगनी बना के गांव से निकाल दिया। मेरे पास सर छुपाने के लिए छत नहीं है। मेरी मदद करो बेटी। पर अम्मा, हमारे पास तो अच्छा ठीक है, ये आप खा लें और आप हमारे साथ ही रात गुजार लें।
वैसे भी अम्मा, हम भी आपकी तरह अपना सब कुछ खो बैठे हैं। हमें नहीं पता कल हमें कहाँ जाना है। वो बूढ़ी अम्मा वो फल खा लेती है और फलक और नाज के साथ ही उस छपरे के नीचे सो जाती है। अगली सुबह नाज बोली, अच्छा अम्मा, अब हम चलते हैं। न जाने कितनी दूर जाना होगा। दूसरे गांव जाके काम ढूंढना है ताकि कुछ खा सके और रहने को छत ढूंढ सके। बेटा, मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं तुम्हें देने के लिए, हाँ, पर एक चीज़ है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तभी बूढ़ी अम्मा ने कुछ मंत्र बोले और उसकी छड़ी से सुनहरे रंग की रोशनी बाहर निकलने लगी और उन किरणों से निकलकर एक प्यारी सी जादुई चिड़िया बाहर आ गई। बेटा, ये कोई मामूली चिड़िया नहीं है, इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना और हाँ, सिर्फ नदी के रास्ते ही जाना, तुम्हें तुम्हारी मंजिल खुद मिल जाएगी। अम्मा, हमारे पास तो खाने के लिए खुद कुछ नहीं है और हम एक चिड़िया कैसे पालेंगे? फलक की नादान भरी बातों को सुनकर अम्मा मुस्कुराने लगी। फलक किसी का दिया हुआ तोहफा लेने से इनकार नहीं करते। जो होता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है। इतना सुन के बूढ़ी अम्मा वहाँ से गायब हो गई। दोनों बहनें उस प्यारी सी चिड़िया को लेके नदी के रास्ते चल पड़ती हैं। रुको रुको रुको, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे जल्दी से पानी दो। ओहो, पित्ती भर की चिड़िया, और देखो कितना नाटक कर रही है। हम क्या करें अगर तुम्हें प्यास लगी है? पास ही नदी है, जाके पी लो। ओहो, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? फलक, ऐसे नहीं बोलते। अच्छा रुको चिड़िया, मैं तुम्हें पानी देती हूँ। नाज पेड़ से एक पत्ता तोड़ती है और नदी से उसमें पानी भरने लगती है। दोनों बहनें बहुत डर जाती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी मर्जी के बिना मेरी नदी से पानी कैसे निकाला? अब तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान दे के अदा करनी होगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था ये आपकी नदी है। मैंने इस नन्ही सी चिड़िया के लिए चंद कतरे ही पानी लिया है। इसके बदले आप मेरी जान मत लें। तुम ये पानी सिर्फ 2 ही शर्तों पे ले सकती हो। एक ये कि या तो इसके बदले अपनी जान दे दो, वरना मेरे एक सवाल का जवाब दो। और मेरे सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया, इसलिए वो इस नदी का पानी लेने के बदले अपनी जान देता है। नहीं 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 दीदी, नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं करना। मुझे पता था ये चिड़िया कोई ना कोई मुसीबत लेकर जरूर आएगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, हमें कोई पानी नहीं चाहिए। आप छोड़ दे मेरी दीदी को, हम जा रहे हैं यहाँ से। फलक चुप करो, मैं बात कर रही हूँ ना। पूछिए, आपने क्या सवाल पूछना है? एक ऐसा कमरा जो चारों तरफ से बंद है, लेकिन उसकी कोई दीवार नहीं, और उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन वो कोई मकान नहीं। कुछ देर नाज बुत बनी खड़ी सोचती और समझती रही। वो बंद कमरा हर इंसान का दिल है, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। उसकी ना तो कोई छत है, ना ही कोई जमीन है, लेकिन उसमें हमारे सारे अपने पराए दोस्त दुश्मन सभी बसते हैं। जवाब सुनते ही चुड़ैल बोली, तुम सच में कोई बुद्धिमान हो। तुम कोई मामूली लड़की हो ही नहीं सकती। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब तुम आजाद हो। आजा नन्ही चिड़िया, आओ, लो पानी पी लो। फलक नाज से बहुत गुस्सा होती है। नाज फलक को समझाती है, लेकिन फलक के दिल में चिड़िया के लिए बहुत गुस्सा था। दूसरी तरफ जैसे ही नन्ही चिड़िया पानी का कतरा मुंह में लेती है, तो वो नदी के पास से गायब होकर सीधा गांव के एक गरीब से झोपड़े के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अरे अरे, अब ये क्या झमेला है? हम तो नदी के पास थे दीदी, यहाँ कैसे आ गए? मैं बोल रही हूँ आपको, इस चिड़िया से जान छुड़ा ले, न जाने ये हमें किस मुसीबत में डाल के रहेगी। समझ तो मेरे भी नहीं आ रहा कुछ फलक, लेकिन एक मिनट फलक, जरा गौर से सुनो। झोपड़ी के अंदर से किसी की रोने की आवाज आ रही है। वो तीनों झोपड़ी के अंदर आ जाती हैं। अरे जल्दी देखो, वो औरत तो दर्द से कराह रही है, जल्दी उसकी मदद करो। तुम फिर बोली? चुप कर जाओ। दीदी, ये माँ जी तो बहुत तकलीफ में लगती हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन हम क्या करें? हाँ फलक, तुम सही कह रही हो।
माँ जी, सुने माँ जी, क्या हुआ आपको? बेटी, मेरे पेट में बहुत दर्द है। मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैं बिस्तर से लग चुकी हूँ। कई दिनों से ये दर्द नहीं जा रहा। मैं क्या करूँ? फलक, चलो तुम दोनों जल्दी से मेरे साथ चलो। जंगल से जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाते हैं। मुझे इसका इलाज पता है। वो जंगल से कुछ जड़ी बूटियां और बहुत दूर कुएं से पानी भरकर वापस आ रही थी कि अचानक, दीदी, आग जलाने के लिए सूखा पेड़ सही रहेगा ना? हम इसको काट लेते हैं, हमें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी लकड़ियाँ। नहीं फलक, हो सकता है ये पेड़ जिंदा हो और ये पानी की कमी से ऐसा हो गया हो। मैं एक काम करती हूँ, ये पानी इसको डाल देती हूँ, शायद ये बच जाए। नाज पेड़ को सारा पानी पिला देती है और खुद दोबारा उस दूर कुएं से पानी भरने चली जाती है। वापसी तक उनको शाम हो जाती है, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी और सूखी लकड़ियाँ और पानी साथ लेके वो झोपड़े में वापस आ गई। झोपड़े में वापस आकर नाज उन जड़ी बूटियों से एक खिचड़ी बनाती है। उसके बाद वो उस माँ जी को खिचड़ी खिला देती है। अरे वाह वाह नाज, वाह, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुमने मेरा पेट का दर्द इस खिचड़ी से एकदम ठीक कर दिया। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ और ये तो किसी दवा की तरह लगती ही नहीं है। खुश हूँ माँ जी कि हम आपके काम आ सके। अब हम चलते हैं, हमें इजाजत दीजिए, हमें बहुत दूर जाना है। बेटी, तुम दोनों हो कौन? पहले तो कभी इस गांव में नहीं देखा। मेरे लिए तो तुम फरिश्ता बनकर आई हो। फलक और नाज अपने सारे हालात के बारे में उस माँ जी को बता देती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटी, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। आज के बाद तुम खुद को अनाथ मत समझना और तुम्हें जब तक यहाँ रहना हो तुम यहाँ रह सकती हो। वो तीनों खिचड़ी खाती हैं और थकावट के मारे बहुत बुरा हाल था, अपना अपना बिस्तर लगाती हैं और सो जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं। नाज की मेहनत और प्यार से अब वो सूखा दरख्त भी हरा होने लगा था। उसकी भी नई नई शाखें निकलने लगी थी। नाज ये देखकर बहुत खुश थी। अब तो वो पहले से भी ज्यादा इस पेड़ का ख्याल रखने लगी थी। देखते ही देखते एक पेड़ बहुत बड़ा और हरियाला बन चुका था। देखा फलक, मैं ना कहती थी, हो सकता है ये पेड़ सूखा ना हो, इसमें जान अब भी बाकी हो। सिर्फ ये पानी की कमी की वजह से ऐसा हुआ है। सच में दीदी, प्यार तो एक सूखी तिनकी में भी जान डाल सकता है और आपने तो इस पेड़ को एक नई जिंदगी दी है। आपके प्यार ने इसे एक हरियाला पेड़ बना दिया है। हाँ, अब मुझ पर भी मेहरबानी करो ना। अब मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, मुझे मीठा फल खाना है। अरे हाँ मेरी माँ, आओ तुम्हारी भूख का भी कुछ करते हैं। जंगल के रास्ते में मैंने एक कटहल का पेड़ देखा है, चलो मैं आज तुम्हें अपने हाथ से खिलाती हूँ। तीनों बहुत हंसती मुस्कुराती हैं और कटहल के पेड़ के पास चली जाती हैं। तीनों अपनी अपनी मर्जी से अपना अपना फल पसंद करती हैं और मजे मजे से खाने लगती हैं। अरे वाह, मजा ही आ गया। मैंने बहुत दिन के बाद इतने स्वादिष्ट फल खाए हैं। मैं तुम्हें पता है, पहले तो मेरे पास बड़े बड़े थाल हुआ करते थे और मैं बहुत आराम से अपनी मर्जी के फल खाया करती थी। अरे चलो भाई, आज तो खा लिए ना। एक मिनट, क्या कहा तुमने नन्ही चिड़िया? बड़े बड़े थाल मतलब कौन हो तुम? और मैंने आज से पहले कभी बोलने वाली चिड़िया नहीं देखी। और उन माँ जी के पास, अम्मा जी के पास तुम क्या कर रही थी? उन्होंने कैसे तुम्हें जादू से बाहर निकाला? आखिर ये क्या माजरा है? और तुम्हारा परिवार, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा घर सब कहाँ है? ये सुन के नन्ही चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। मैं तुम दोनों को अभी कुछ नहीं बता सकती। मैं बहुत मजबूर हूँ। हाँ, मेरा परिवार है, मेरी माँ नहीं है लेकिन मेरे बाबा हैं और मुझे अपने घर की बहुत याद आती है, बहुत ज्यादा। सही समय आने पर तुम दोनों को भी सब पता चल जाएगा। ठीक है नन्ही चिड़िया, कोई बात नहीं। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, लेकिन अगर तुम्हें हमारी कोई भी मदद की जरूरत हो तो 1 मिनट भी ना रुकना। और हाँ, तब तक तो हम तीनों ही एक दूसरे का परिवार हैं। अरे वाह, लगता है आज मेरी छोटी सी बहन भी बहुत बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई। और हाँ नन्ही चिड़िया, फलक ने बिल्कुल सही कहा। तुम्हें हमारी मदद की जरूरत हो तो एक पल भी ना रुकना, और तब तक तो हम एक दूसरे का ही ख्याल रखेंगे। हम ही एक दूसरे का परिवार हैं। ऐसे वो तीनों एक दूसरे की पक्की सहेलियां बन जाती हैं। एक दिन एक राजा जंगल से गुजरता हुआ उस पेड़ के पास आ जाता है। अरे ये क्या? ये पेड़ हरा कैसे हो गया? कौन है वो नेक इंसान?
हाँ, इसका मतलब वो आ गई है, वो आ गई है। तभी वहां से किसी के बोलने की आवाज आने लगती है। राजा पेड़ के पीछे छुपकर सब देखने लगता है। तो इसका मतलब ये है वो दो कन्या जिनकी मेहनत से ये पेड़ फिर से हरा भरा हुआ है, इसको एक फिर से जीवन मिला है। कुछ समय बाद उस हरे पेड़ पर बहुत मीठे मीठे फल लगाते हैं, जिन्हें देखकर तीनों बहुत खुश होती हैं। अरे वाह, ये कितना स्वादिष्ट फल लग रहा है। मैं तो इसे सबसे पहले खाना चाहूंगी। दोनों बहनें उसे एक आम फल समझ के बड़े मजे से खाने लगती हैं। उसके बाद नन्ही चिड़िया पेड़ की तरफ जाती है और एक फल तोड़कर खाने लगती है। जैसे ही वो फल को मुंह लगाती है, वैसे ही पेड़ की जड़ों से जादू की किरणें बाहर आती हैं और वो तो एक सुंदर सी प्यारी सी राजकुमारी बन जाती है। अरे अब ये क्या माजरा है? मैं तो तुम्हें कुछ समझ ही नहीं पा रही। तुम्हारा असली रूप आखिर है कौन सा? मैं ठीक हो गई नाज। फलक देखो, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे हाथ, मेरी टांगे फिर से लौट आई हैं। मेरा चेहरा, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नाज फलक। मैं तुम्हारे ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। ये सब तुम्हारी अच्छाई की वजह से ही हुआ है। मेरा नाम सुहाना है और मैं इस गांव के राजा की इकलौती बेटी हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। राजा की बेटी हो और चिड़िया बन गई हो, फिर बूढ़ी अम्मा के पास छड़ी से निकले हो। क्या कहना क्या चाहती हो तुम? तभी सुहाना के पिता वहाँ के राजा आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को खूब प्यार करने लगते हैं। सुहाना, मेरी प्यारी बच्ची, तुझे देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो सारी उम्मीदें खो बैठा था। मुझे नहीं लगता था कि तुम कभी लौट के आओगी। बेटी सुहाना, तुम्हारी याद में मैं हर रोज इस पेड़ के पास आता था, लेकिन यहाँ कोई तब्दीली नहीं आती थी। कुछ दिन पहले मेरे दोस्त का पैगाम आया, ईरान के राजा। मैं उससे मिलने गया था। जब वापस लौटा तो देखा ये पेड़ तो बहुत हरा भरा है। मैं समझ गया था मेरी बेटी सुहाना लौटने वाली है। किसी नेक इंसान ने उसकी मदद की है। हाँ पिताजी, मैं भी आपको बहुत याद करती थी। मुझे आपकी पल पल याद सताती थी और मैं भी अपने घर लौटना चाहती थी, जिसमें मेरी मदद नाज और फलक ने की थी। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। हमें खुशी है सुहाना, हम तुम्हारे किसी काम आ सके। एक बाप से उसकी बेटी मिल जाए, इससे बड़ी नेकी और क्या होगी। लेकिन ये माजरा क्या है? अब तो कुछ बताओ। मैं बताता हूँ बेटा नाज, तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास है। सुहाना जब बहुत छोटी थी, एक दिन हम सैर के लिए जंगल गए थे। रास्ते में एक पेड़ पर सुहाना ने छोटी सी नन्ही चिड़िया को देखा और उसके साथ खेलने की जिद करने लगी। मेरे आदेश पे उस नन्ही चिड़िया को पकड़ के महल ले जाया गया। मेरी बेटी सुहाना बहुत खुश थी और उसे तरह तरह का खाना रखती थी, लेकिन वो चिड़िया उदास रहती थी और कभी खाना नहीं खाती थी। एक दिन महल की खिड़की पर एक कौवा आया और बोला, नन्ही चिड़िया, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। भूख से तुम्हारे बच्चे मर चुके हैं और जालिम चील ने उसकी हड्डियां भी खा ली हैं। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि नन्ही चिड़िया के बच्चे भी हैं। मैंने जब ये सुना तो मैंने नन्ही चिड़िया से माफी मांगी। अब क्या फायदा राजा जी, क्या फायदा आपकी इस ताकत का, जब आप कमजोर पर नाहक जुल्म करते हैं। आपके जुल्म करने की वजह से मेरे 2 मासूम बच्चे मर गए हैं। हम कमजोर पंछियों की कोई जिंदगी नहीं। जब दिल चाहता है कोई चीड़ फाड़ खाता है, जब दिल चाहे कोई कैद कर लेता है। आज राजा जी, मैं आपको शराप देती हूँ। जिस राजकुमारी की वजह से आपने मुझे कैद किया, वो भी एक नन्हे से पंछी में बदल जाएगी और उसको भी ऐसे ही लोग पकड़ लेंगे। वो भी एक कैदी बन के रह जाएगी। आपको भी आपकी बेटी का साथ कभी नसीब नहीं होगा। तभी मेरी प्यारी सी सुहाना एक छोटे से पंछी में बदल गई और वो वहां से महल से उड़ के चली गई। सुहाना, नहीं मेरी प्यारी बेटी। चिड़िया, चिड़िया, अपना श्राप वापस ले लो। कोई रोको मेरी बेटी को, बचाओ, मुझे माफ कर दो। छोटी चिड़िया, मैं जालिम राजा नहीं हूँ। मैं सच में नहीं जानता था तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे माफ कर दो और अपना श्राप वापस ले लो। अब कुछ नहीं हो सकता राजा जी। जब कोई कमजोर पंछी बद्दुआ देता है तो वो बद्दुआ कबूल हो जाती है। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये है। हाँ, मैं आपकी एक मदद जरूर कर सकती हूँ। जिस पेड़ से आपने मुझे पकड़ा था,
वो पेड़ सूख के लकड़ी बन चुका है। जिस दिन कोई नेक इंसान उस पेड़ को पानी दे दे के फिर से हरा करेगा और उस पर फल लगने लगेंगे, आपकी बेटी वापस लौट आएगी। इतना कह के वो चिड़िया भी मर गई। तब से सालों से मैं हर रोज़ इस पेड़ के चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ सूखी लकड़ी के अलावा कुछ नहीं मिलता। मैंने बहुत से पीरों फकीरों से भी राब्ता किया, लेकिन इस बद्दुआ का कोई तोड़ नहीं था। सच में तुम बहुत नेक दिल लड़की हो, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जान बच गई है। मांगो मुझसे क्या मांगती हो। नहीं राजा जी, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम खुश हैं कि एक बाप अपनी बेटी से मिल गया है। हमने अपने बाप को खोया है, इसलिए हमें इस दर्द का पता है। अब हम चलते हैं। रुको नाज और फलक। पिताजी, आज मुझे आपसे कुछ चाहिए। मैं नाज और फलक के बिना नहीं रह सकती। मैंने इनको सहेली ही नहीं बल्कि अपनी दिल से बहन माना है। इन्हें मेरे साथ महल ले चलिए। तुमने तो सुहाना मेरे दिल की बात छीन ली है। मैं भी यही कहने वाला था। मुझे आज एक नहीं बल्कि 3 बेटियां मिली हैं। आज के बाद इस गांव की एक राजकुमारी नहीं बल्कि 3 राजकुमारियां होंगी। राजा ने नाज और फलक को भी अपनी बेटी बना लिया था और पूरे गांव में राजकुमारी घोषित कर दिया था। अब इस गांव की एक नहीं 3 राजकुमारियां थी। सच है, नेकी कभी रायगा नहीं जाती और जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है।